हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में जानेंगे लोग यूपीएससी मेंस एथिक्स जिस पेपर 4 के लेक्चर नंबर 21 के बारे में। कांड के कर्तव्य को 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला इच्छा से प्रेरित होकर किया गया कर्म, दूसरा है व्यक्तिगत लाभ से प्रेरित होकर किया गया कर्म और तीसरा है कर्तव्य चेतना से प्रेरित होकर किया गया कर्म। कांड के अनुसार कर्तव्य तो नियम के अनुपालन की बाध्यता ही कर्तव्य है, अर्थात कर्तव्य के साथ बाध्यता जुड़ी होती है। जैसे यदि सरकार सड़क के नियमों का अनुपालन करवाने के लिए नागरिकों को बाध्य करती है तो उसे कर्तव्य की श्रेणी में रखा जाएगा। कांड के अनुसार कर्तव्य के चेतना से प्रेरित होकर किया गया कर्म ही शुभ संकल्प कहलाता है और यह निरपेक्ष है। यद्यपि दया, साहस, दान शुभ है किंतु इन्हें शुभ संकल्प की श्रेणी में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह निरपेक्ष नहीं है बल्कि सापेक्ष है। इनके दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है। जैसे साहस शुभ है किंतु कुछ लोग साहस का दुरुपयोग करते हैं और कभी कभी गलत कामों का विरोध करने का साहस नहीं दिखा पाते हैं। जैसे भारतीय समाज में दहेज प्रथा जारी है और दहेज की मांग पिता के द्वारा की जाती है किंतु पिता के इस गलत काम का साहस नहीं दिखा पाते हैं और इसलिए कांट ने यह कहा कि कर्तव्य की चेतना से प्रेरित होकर किया गया कर्म ही शुभ संकल्प है। शुभ संकल्प के परिणाम से कोई संबंध नहीं होता है, परिणाम अच्छा हो या बुरा। कर्तव्य की चेतना से प्रेरित व्यक्ति अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होता है। वस्तुतः कर्तव्य की चेतना व्यक्ति को कर्तव्यनिष्ठ, अनुशासनबद्ध तथा मूल्य के प्रति समर्पण का भाव पैदा कर देता है। जैसे एक सैनिक कर्तव्य की चेतना से प्रेरित होकर कर्म करता है, इसलिए विषम परिस्थितियों में कर्तव्य से विमुख नहीं होता है। कांड के अनुसार कर्म के 3 रूप है। पहला है इच्छा से प्रेरित होकर किया गया कर्म, दूसरा है व्यक्तिगत लाभ से प्रेरित होकर किया गया कर्म और तीसरा है कर्तव्य चेतना से प्रेरित होकर किया गया कर्म। इच्छा से प्रेरित होकर किया गया कर्म प्रशंसनीय हो सकता है किंतु यह शुभ संकल्प के श्रेणी में नहीं आता है क्योंकि इच्छाएं गलत हो सकती है तथा इच्छा के पूर्ति न होने पर कर्म को छोड़ा भी जा सकता है। जैसे किसी गरीब की सहायता करना, भूखे व्यक्ति को रोटी देना प्रशंसनीय है किंतु इसे पूर्णतः नैतिक नहीं माना जा सकता है क्योंकि सहायता के पीछे स्वार्थ हो सकता है। और व्यक्तिगत लाभ से प्रेरित होकर किए गए कर्म को भी कांट ने पूर्णतः शुभ नहीं माना है क्योंकि लाभ से प्रेरित न होने पर कर्म को छोड़ा जा सकता है। इसीलिए कांट ने यह कहा कि कर्तव्य की चेतना से प्रेरित होकर किया गया कर्म ही शुभ है। कर्म प्रशंसनीय हो सकता है किंतु हर कर्म शुभ संकल्प की श्रेणी में नहीं आता है। स्पष्ट करें तो पहला कर्तव्य का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन में आप लोग कुछ पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग कर्तव्य का अर्थ लिखेंगे लोग और दूसरा कर्तव्य के रूप में पहला है इच्छा से प्रेरित होकर किया गया कर्म, दूसरा है व्यक्तिगत लाभ से प्रेरित होकर किया गया कर्म और तीसरा है व्यक्ति कर्तव्य की चेतना से प्रेरित होकर किया गया कर्म और तीसरा पॉइंट है इच्छा से प्रेरित कर्म प्रशंसनीय है किंतु शुभ संकल्प की श्रेणी में नहीं आता है क्योंकि में कुछ पॉइंट आएंगे और लास्ट में आप लोग कंक्लूजन निष्कर्ष लिख सकते हैं। लोग कुछ लोग साहसी होने का प्रदर्शन करते हैं किंतु साहसी नहीं होते। स्पष्ट करें तो कुछ लोग साहसी होने का प्रदर्शन करते हैं क्योंकि साहसी लोगों की सामाजिक स्वीकार्यता ज़्यादा होती है। दूसरा पॉइंट भी है सामाजिक प्रतिष्ठा एवं सम्मान का आधार साहस है। तीसरा पॉइंट ये पॉइंट वन में के पॉइंट है ए और बी और दूसरा पॉइंट है किंतु साहसी नहीं होता है क्योंकि में कुछ पॉइंट आ जाएंगे। तो पहला है जो लोग साहस का प्रदर्शन करते हैं वे लोग कमजोर लोगों पर साहस का प्रदर्शन करते हैं। पॉइंट बी है साहस का प्रदर्शन वाले लोग गलत बातें या अन्याय का विरोध करने का साहस नहीं कर पाते हैं। जैसे दहेज प्रथा का विरोध अपने घर में न करना और कांड के अनुसार नैतिकता का मानदंड। तो पहला है सार्वभौमिक नैतिकता का नियम, दूसरा है मानवता को साध मानने का नियम, तीसरा है स्वाधीनता का नियम और सार्वभौमिकता का नियम नैतिकता का मानदंड है। इसका अर्थ है कि यदि किसी नियम को अपने ऊपर लागू करते तो उसे दूसरों पर भी लागू कर सके और यदि दूसरों पर लागू करते हैं तो अपने आप
आप पर भी लागू कर सके। जैसे सत्य बोलना, दूसरों के सहायता करना नैतिक है क्योंकि यहाँ सार्वभौमिकता का नियम लागू होता है, परंतु झूठ बोलना, चोरी करना अनैतिक है क्योंकि यहाँ सार्वभौमिकता का नियम लागू नहीं होता है। मानवता को साध मानने का नियम, तो यह नैतिक नियम मनुष्य को व्यक्ति के स्वतंत्रता और उसके सम्मान से संबंधित है। इसे इस तरह कहा जा सकता है कि इस प्रकार कार्य करो कि सदैव अपने साध बने रहो, अर्थात अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी को साधन न बनाना। और यहाँ यह प्रश्न उठता है कि क्या व्यवहारिक जीवन में इस नियम के अनुसार आचरण करना संभव है, किंतु कांट इसे संभव मानते हैं, यह सत्य है कि सामाजिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में उस दूसरे के इच्छाओं की पूर्ति के लिए काम करता है, किंतु कांट का मत है कि इससे मानव साधन नहीं बनता, क्योंकि जब मनुष्य कर्तव्य की चेतना से प्रेरित होकर दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करता है तो इसे इच्छाओं की तृप्ति का साधन नहीं माना जा सकता है। इसी आधार पर कांट ने शहादत को नैतिक माना है, क्योंकि शहादत कर्तव्य पालन के दौरान मिलता है, जबकि आत्महत्या अनैतिक है क्योंकि मनुष्य दुखों से मुक्त होने के लिए स्वयं को साधन बना लेता है। और स्वाधीनता का नियम, तो अर्थात कानून या नियम का पालन आत्म प्रेरित हो या किसी भय या प्रलोभन के आधार पर न हो तो वह नैतिक होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांट के अनुसार नैतिकता के निर्धारित मानकों को स्पष्ट करें। तो सबसे पहले इसमें आप लोग नैतिकता का अर्थ लिखेंगे लोग, और दूसरा पॉइंट में नैतिकता के निर्धारित मानक कौन कौन से हैं। तो पॉइंट 1 है सार्वभौमिकता का नियम, दूसरा है मानवता के सत्य मानने का नियम, तीसरा है स्वाधीनता का नियम, और लास्ट में आप लोग निष्कर्ष लिख सकते हैं लोग। हेगल में देखेंगे लोग तो ये थिंकर्स हैं। तो बुद्ध के नियंत्रण के विकास संभव है, और नैतिक दर्शन में व्यक्ति एवं समाज के संबंध को महत्व दिया गया है, तो व्यक्ति हित एवं सामाजिक हित में संतुलन पर बल दिया। हेगल ने नैतिकता को 3 भागों में बांटा। पहला है कानून प्रेरित नैतिकता, दूसरा है अंतः प्रेरित नैतिकता, तीसरा है व्यक्तिगत हित एवं सामाजिक हित में संतुलन संबंधी नैतिकता। और हेगल ने बुद्धि के नियंत्रण में व्यक्ति के विकास को संभव माना तथा अपने नैतिक दर्शन में व्यक्ति एवं समाज के घनिष्ठ संबंध को विशेष महत्व देते हुए व्यक्तिगत हित के उपेक्षा सामाजिक कल्याण को महत्व दिया। इसका अनुसार सामाजिक जीवन व्यतीत करने के कारण ही मनुष्य में नैतिकता का विकास होता है। और नैतिकता के विकास के 3 अवस्था है। पहला है कानून प्रेरित नैतिकता, अर्थात कानून के डर से नियमों का अनुपालन करना, यह नैतिकता के निम्न अवस्था है, क्योंकि यह स्वार्थ प्राइमरी है। जब भी व्यक्ति को अवसर मिलता है व्यक्ति नियमों की उपेक्षा कर देता है। दूसरा है अंतः प्रेरित नैतिकता, तो बुद्धि के अधिक विकास के बाद मनुष्य किसी बाह्य शक्ति के दंड के भय से बाध होकर नहीं बल्कि अपने अंतःकरण से प्रेरित होकर उचित कर्म करने लगता है। इस अवस्था में व्यक्ति स्वयं नैतिक उत्तरदायित्व को समझने लगता है तथा अनुचित कर्म करने पर स्वयं दंड को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है। परंतु किस अवस्था में व्यक्तिगत हित और सामाजिक कल्याण में संघर्ष हो सकता है, क्योंकि मनुष्य अपने व्यक्तिगत हित के लिए सजग रहता है और तथा समाज के साथ तादाद में स्थापित नहीं कर पाता है। तीसरा है व्यक्तिगत हित एवं सामाजिक हित में यह संतुलन संबंधी नैतिकता, तो यह नैतिकता के उच्चतम अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने निजी हित को समाज में समाहित कर देता है और समाज कल्याण के लिए सदैव तैयार रहता है। एक दृष्टि से देखा जाए तो इस अवस्था में व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर्म करता है तथा सभी तरह के संघर्ष समाप्त हो जाता है। और ये क्वेश्चन है, नैतिकता विकास के विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए
उच्चतम अवस्था में पहुंचती है, स्पष्ट करें। क्वेश्चन को आप लोग कैसे लिखेंगे लोग, सबसे पहले आप लोग फॉर्मेटिंग में आंसर लिखते टाइम नैतिकता का अर्थ लिखेंगे लोग। दूसरा, नैतिकता के विकास की अवस्था कौन कौन सी है, तो कानून प्रेरित नैतिकता, अंतः प्रेरित नैतिकता, और लास्ट में आप लोग निष्कर्ष लिख सकते हैं लोग। और हेगल के अनुसार नैतिक दर्शन में परिवार, समाज एवं राज को महत्व दिया हेगल ने। तो परिवार के सदस्यों में आंतरिक एकता होती है और समाज में बाह्य एकता होती है, और प्रशासन कानून, दंड एवं श्रम विभाजन द्वारा बाह्य एकता स्थापित करता है। राज्य में ही सामाजिक एवं नैतिक मूल्य निहित होते हैं, इसलिए राज्य के आदेश का पालन करना चाहिए। और हेगल के अनुसार देखेंगे तो इनके कोटेशन है, जीने के लिए मरो, अर्थात नैतिक जीवन के लिए पार्श्विक प्रवृत्तियों का त्याग करो। और क्योंकि पार्श्विक प्रवृत्तियों के कारण व्यक्ति निजी हित को महत्व देता है, जिससे सामाजिक हित की उपेक्षा हो जाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत हित एवं सामाजिक हित का समन्वय नहीं हो पाता है। दूसरा है, पार्श्विक प्रवृत्तियों के कारण बुद्ध की उपेक्षा हो जाती है। यदि जीवन जीना है तो बुद्ध के निर्देशन में व्यक्तित्व का विकास आवश्यक है। जीवन जीने के लिए संघर्ष आवश्यक है, और यह संघर्ष पार्श्विक प्रवृत्तियों के विरुद्ध होता है। यह एक आंतरिक संघर्ष है, किंतु इस संघर्ष में सफलता के लिए आत्म अनुशासन एवं योगा की आवश्यकता है। दूसरी तरफ अपने अंदर निरंतर सद्गुणों का विकास करना है, ताकि व्यक्तिगत हित एवं सामाजिक हित में समन्वय हो सके। और ये क्वेश्चन है, जीवन एक संघर्ष है, तो क्योंकि जीवन का अर्थ है कि नैतिक जीवन जीना और पार्श्विक प्रवृत्तियों का त्याग करना, किंतु पार्श्विक प्रवृत्तियों से निरंतर संघर्ष चलता रहता है। इस संघर्ष को जीतने के लिए आत्म अनुशासन योगा की आवश्यकता होती है। दूसरा है, जीवन जीने के लिए व्यक्तित्व का विकास करना जरूरी है, इसके लिए नैतिकता का विकास आवश्यक है। इसके लिए कभी कभी समाज के गलत परंपराओं से संघर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के निर्देशन में विकास संभव है, इसके निहितार्थ को स्पष्ट कर। तो आप लोग इस क्वेश्चन को सबसे पहले बुद्धि निर्देशन में छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे लोग। बुद्धि के निर्देशन में विकास संभव है, अर्थात बुद्धि के निर्देशन में नैतिकता के विकास संभव है, क्योंकि में कुछ पॉइंट आ जाएंगे। पहला है ये, बुद्धि यह बताती है कि नैतिकता उच्चतम अवस्था में व्यक्तिगत हित एवं सामाजिक हित का समन्वय हो जाता है। दूसरा है, आत्मलाभ के लिए आत्मत्याग आवश्यक है, क्योंकि में कुछ पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं लोग। और ये ब्रेडले थिंकर्स है, तो ब्रेडले ने कर्तव्य पर अधिक बल दिया और यह कहा कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, किंतु कर्तव्य का निर्धारण योग्यता एवं क्षमता के अनुरूप होना चाहिए। चूंकि व्यक्तियों के योग्यता एवं क्षमता में भिन्नता होती है, इसलिए उनके कर्तव्य भी भिन्न भिन्न होती है। प्रत्येक व्यक्ति को समाज में विशेष स्थान के अनुसार ही अपने समस्त कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। व्यक्ति को अपने रुचि एवं क्षमता के अनुसार ही अपने लिए पद या स्थान चुनना चाहिए, किंतु एक बार स्थान का चयन कर लेने के बाद उस स्थान से जुड़े हुए कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए, तभी व्यक्ति और समाज का नैतिक विकास होगा। इसलिए ब्रेडले ने यह कहा कि मनुष्य के आध्यात्मिक एवं नैतिक विकास का मार्ग समाज में अपने पद के अनुसार कर्तव्य पालन से गुजरता है। इसलिए ब्रेडले ने यह कहा कि मेरा स्थान एवं उसके कर्तव्य। हर्बर्ट स्पेंसर में देखेंगे तो ये भी थिंकर्स हैं, तो विकासवाद के आधार पर ही उच्चतम समस्त नैतिक नियमों की व्याख्या की अवस्था। हर्बर्ट स्पेंसर में देखेंगे तो स्पेंसर एक विकासवादी दार्शनिक है और विकासवाद के आधार पर ही समस्त नैतिक नियमों की व्याख्या करते हैं। इसके अनुसार जिस कर्म से जीवन के रक्षा होती है और व्यक्ति का विकास होता है, वह कर्म शुभ है। मानव का निरंतर विकास हो रहा है। विकास के प्रारंभिक अवस्था में कम विकसित आचरण तथा उच्चतम अवस्था में अधिक विकसित आचरण पाए जाते हैं। जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे आचरण समाप्त हो जाते हैं जो समायोजन में बाधक है, जैसे स्वार्थ, शत्रुता, संघर्ष समायोजन में बाधक है तथा परोपकार, सहयोग, मित्रता, समायोजन में सहायक है। विकास के उच्चतम अवस्था में परोपकार, सहयोग
एवं मित्रता प्रभावी हो जाता है, जिससे समाज में व्यवस्था एवं एकता का विकास होता है। जब तक मानव समाज विकास की उच्चतम अवस्था में नहीं पहुंचता है, तब तक सापेक्ष नैतिकता एवं कानून के द्वारा अनुशासित होता है, किंतु विकास के उच्चतम अवस्था में पूर्ण सामंजस्य की अवस्था पैदा होती है तथा परोपकार एवं सहयोग की भावना के अधिकता के कारण कानून एवं सापेक्ष नैतिकता आवश्यक हो जाते हैं तथा व्यक्ति कर्तव्य के अनुपालन एवं सामाजिक हित के लिए कर्म करता है और आनंद की प्राप्ति करता है। वस्तुतः प्रत्येक व्यक्ति में स्वार्थ मूलक प्रवृत्ति के साथ परोपकार के गुण भी पाए जाते हैं। दोनों आवश्यक है तथा मानव समाज के अंदर मानव समाज के अंग है। इनमें कोई विरोध नहीं है। इनमें से किसी एक को समाप्त करने का प्रयास गलत है, अतः दोनों में समन्वय होना चाहिए। और स्पेंसर ने न्याय को महत्व दिया, तो स्पेंसर ने न्याय को महत्व दिया। न्याय के 2 नियम है। पहला है समाज का जो सदस्य जितना असत्य है, उससे दूसरों का उतना ही सहयोग मिलना चाहिए। इस नियम के अनुसार ही मनुष्य तथा अन्य प्राणी अपने संतान के रक्षा तथा पालन पोषण करते हैं जब वह सबसे असहाय होता है। दूसरा है समाज के प्रत्येक सदस्य को उसकी क्षमता के अनुसार ही महत्व तथा विकास के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, अर्थात अधिक योग्य व्यक्तियों को अधिक अवसर तथा लाभ मिलना चाहिए। और स्पेंसर ने विषम परिस्थितियों में सामाजिक कल्याण के लिए बलिदान को आवश्यक माना, जैसे एक सैनिक किसी देश के नागरिकों के रक्षा के लिए अपना बलिदान देता है। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।